हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको हर टॉपिक का समरी बताऊंगा और पर्टिकुलर टॉपिक से किस तरह से प्री में और मेंस में क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उसके बारे में आपको आइडिया दूंगा। तो इससे पहले एक अनाउंसमेंट है, एक्जिया आईएएस एकेडमी में एडमिशन ओपन है। आप हमारे फाउंडेशनल एज वेल एज क्रैश कोर्स से जुड़ सकते हैं और इन दोनों ही कोर्स में हम आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेंगे फॉर प्री एंड मेंस और आंसर राइटिंग भी करवाई जाएंगी अक्रॉस ऑल दी जीएस पेपर इंक्लूडिंग ऐसे पेपर। और वन ऑन वन मेंटरशिप के तहत आपके जितने भी डाउट हैं उनको टेकल किया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल दिया जाएगा फॉर ऑल दी जीएस पेपर और जो भी क्लासेस होंगी वो एक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपर्ट फैकल्टी की द्वारा कराई जाएंगी। इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी भी है फॉर ऑफलाइन स्टूडेंट, तो आप हमारे इन हाउस लाइब्रेरी फैसिलिटी में भी एनरोल कर सकते हैं। फर्दर एडमिशन डिटेल्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे डेस्क में जिसका नंबर है 6002417488। तो चलिए देखते हैं आज का पहला आर्टिकल। तो आज का पहला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग हीट वेव्स। तो अभी जो हीट वेव है ये आपका एक जियोग्राफिकल फेनोमेना है। तो ज्योग्राफी में जब हम आपके क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें हम क्लाइमेट चेंज की वजह से किस तरह से हीट वेव का सर्ज हो रहा है वो सभी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो अब हीट वेव होता क्या है, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर है उससे जब 4-5 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता है नॉर्मल टेम्परेचर से। जैसे गर्म में समझ लीजिए कि समर के सीज़न में आपका टेम्परेचर नॉर्मली 37 रहता है, तो अगर वो 42-43 डिग्री हो जाए तो उस कंडीशन को हम हीट वेव कहते हैं। तो आपके जो हिली एरिया है उसका हिली एरिया में 4-5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना या प्लेन एरिया में 4-5 डिग्री टेम्परेचर का राइज होना हीट वेव को दर्शाता है। और हीट वेव क्या करता है, एक आपका पब्लिक हेल्थ क्राइसिस का जनरेट करता है। तो अभी हीट वेव हम ज्योग्राफी में आपके जब क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट पढ़ते हैं तो उसमें हम हीट वेव समझते हैं और हीट वेव का कनेक्शन हम ज्योग्राफी के बाद आ जाता है आपके विथ डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि हीट वेव की वजह से क्या है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपके प्रॉब्लम दिखाई देते हैं और उसके वजह से क्या है हीट वेव को कैसे टेकल करना है ताकि हीट वेव की वजह से जो आपके लॉसेस देखे जाते हैं, तो स्पेशली इकोनॉमिक लॉस, हेल्थ का लॉस, ओके, और जो सोशियो इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है, स्पेशली आप पकड़ लीजिए अभी जो सिटी के स्लम एरिया में रहते हैं तो उनको क्या है हीट जो वेव है उसका इम्पैक्ट ज़्यादा झेलना पड़ता है। जो वर्किंग क्लास है उसको हीट वेव का जो आपका प्रॉब्लम है ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो अभी आप इसमें देख सकते हैं कि आपका जो अर्बन एरियाज है स्पेशली वो आपके अर्बन हीट आइलैंड में तब्दील हो गई है। और अगर हम देखें आपके जो इंडस्ट्रियल एरा से 1850 से अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि प्री इंडस्ट्रियल एरा के तुलना में 1.55 डिग्री जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है। तो जो 2024 था आईएमडी के हिसाब से ये वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड था। और जो हमारा पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में जो आपका टारगेट था कि जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का टेम्परेचर है उससे हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ब्रीच नहीं होने देना है, लेकिन ये ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है। तो इसकी वजह से अभी क्या हो रहा है कि जो स्पेशली अर्बन एरियाज है उसमें आपकी हीट वेव की प्रॉब्लम या फिर फेनोमेना देखा गया है। तो इससे स्पेशली जो हेल्थ के ऊपर स्ट्रेस आता है। सेकेंडली, अगर हेल्थ के ऊपर स्ट्रेस आता है तो वो क्या करेगा आपका इकोनॉमी को भी इम्पैक्ट करेगा। तो जो आपके वर्किंग पॉपुलेशन है उनके ऊपर आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। लगभग
आपके 75% ऑफ इंडियाज 50 करोड़ वर्कफोर्स, 500 मिलियन मतलब 50 करोड़ जो वर्कफोर्स है उसके ऊपर हीट एक्सपोज्ड या फिर हीट वेव रिलेटेड प्रॉब्लम देखी गई है। और ये एस्टिमेटेड है कि 3 to 5% जो जीडीपी है उसको ये लॉस करवाता है हीट वेव का फेनोमेना जो है। और 6% ऑफ वर्क आवर लॉस इन 2023, क्योंकि हीट की वजह से जो वर्कर है वो काम नहीं कर पाते हैं। फिर आपका सेक्टोरल इम्पैक्ट देखे इकोनॉमी के अंदर भी, तो लेबर इम्पैक्ट हमने देखा। सेक्टोरल इम्पैक्ट में अब एग्रीकल्चर में जो इम्पैक्ट है, तो लाइफ स्टॉक की जो मोर्टालिटी है, तो ह्यूमन के ऊपर अगर इम्पैक्ट है तो एनिमल के ऊपर भी ऑब्वियसली रहेगा, तो लाइफ स्टॉक मोर्टालिटी रहेगा। इससे क्या होगा, जो रूरल पॉपुलेशन है उनके लाइवलीहुड पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जो फार्म प्रोडक्टिविटी है वो भी घट रही है। जो आपके हार्वेस्टिंग साइकिल है या फिर एग्रीकल्चरल साइकिल है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि इतने ज़्यादा हीट वेव की सिचुएशन में वर्कर काम कैसे करेंगे ओवर हीटिंग एनवायरनमेंट में। एनर्जी सेक्टर में देखें तो आप इलेक्ट्रिसिटी का जो डिमांड है वो बढ़ रहा है, और इधर हम जो एनर्जी हमारा सफिशेंसी है वो नहीं है, जिसके वजह से क्या है आपका एनर्जी का डिमांड राइज हो रहा है। और उसके लिए हमें और आपके जो एनर्जी जनरेट करना होता है, और उसके लिए आपके कोल फायर्ड पावर प्लांट को और बढ़ावा देना होता है, जिसके वजह से फर्दर क्या होता है, प्रॉब्लम जो है एग्रावेट हो जाता है। ग्रीन हाउस गैसेज और ज़्यादा आपकी इमिशन होने लगती है बिकॉज ऑफ आपके एनर्जी सेक्टर, क्योंकि हमारा एनर्जी मैक्सिमम जो पोर्शन है वो आपका नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज से आता है। मोर देन 50% थर्मल पावर प्लांट से आता है, जिसमें आपका कोयला जला के हीट प्रोड्यूस की जाती है। ओके, चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें बाकी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि अभी करना क्या है। तो स्पेशली वल्नरेबल ग्रुप के बारे में जो कहा था, आपके इनफॉर्मल वर्कर्स, वुमेन, एल्डरली, चिल्ड्रन, स्लम ड्वेलर्स इन सिटी एरियाज, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है। देन आपके एक्शंस कैसे लेने हैं, तो पॉलिसी एंड गवर्नेंस के चैप्टर में अगर हम देखें तो गवर्नमेंट को क्या करनी होती है, आपके डिफरेंट पॉलिसी लेने होते हैं। नेशनल लेवल पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, स्टेट लेवल पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, लोकल लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। तो इनको ये सभी चीज़ें टेकल करनी होती है, तो उसके लिए बेटर पॉलिसी बनाना ज़रूरी रहेगा। तो इसमें अभी डिफरेंट पॉलिसीज ली गई है। फॉर एग्जांपल अहमदाबाद हीट एक्शन प्लान जो अहमदाबाद ने लिया है। फिर एनडीएमए का भी इसके ऊपर गाइडलाइन है, नेशनल प्रोग्राम ऑन क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ। लेकिन गैप्स देखे गए हैं इम्प्लीमेंटेशन में। इनएडिक्वेट कम्युनिटी एंगेजमेंट है, कम्युनिटी को एंगेज ही नहीं करवाया गया है। पोर इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, डिफरेंट एजेंसी के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं है। लैक ऑफ डेटा ड्रिवन सर्विलियंस फॉर मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी वीक है। तो ये सभी चीज़ें क्या करनी है, ये जो भी गैप है इनको फिल करना ज़रूरी रहेगा। ओके, अवेयरनेस जनरेट करना होगा, हेल्थ जो कैपेबिलिटीज़ है उनको बढ़ानी ज़रूरी रहेंगी, ताकि हेड आपके जो भी हीट के वजह से जो भी इश्यूज आते हैं उनको टेकल किया जा सके। बाकी सॉरी, बाकी जो भी इसमें आपकी पॉलिसीज़ लेनी है वो इसमें मेंशन की गई है। तो इसमें जैसे फ्री ड्रिंकिंग वाटर, ओआरएस, ओके, मोबाइल हेल्थ कैंप, टेम्पररी कूल शेल्टर्स। तो ये सभी चीज़ें आप क्या है, जब मेंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा रिगार्डिंग हीट रिलेटेड स्ट्रेस, तब आपको ये सभी चीज़ें दर्शानी रहेंगी तो रिकमेंडेशंस में। ओके, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम होना पड़ेगा, पब्लिक कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशनल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे, इमरजेंसी प्रोविजंस रखना पड़ेगा, स्कूल एंड ऑफिस में एडवाइजरी जारी करनी पड़ेगी। फिर लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लेने पड़ेंगे। अर्बन रेजिलियंस प्लानिंग डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कूल रूफ पॉलिसी, अर्बन ग्रीन स्पेसिंग, बिल्डिंग कोड्स रिफॉर्म। तो ये सभी चीज़ें करनी रहेंगी। बाकी ये भी आप जैसे डेटा एंड सर्विलियंस रखना पड़ेगा ताकि बेटर पॉलिसी फ्रेम किया जा सके इन फ्यूचर।
इकोनॉमिक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंश्योरेंस का जो स्कीम है वो देना पड़ेगा, ताकि हीट रिलेटेड जो भी स्ट्रेस है उसमें अगर कोई डेथ होता है तो ताकि फैमिली को उससे कंपनसेशन मिले। तो ये सभी चीज़ें हमें ध्यान रखनी ज़रूरी रहेंगी। बाकी इसमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस भी दिखाई गई हैं, डिफरेंट नेशंस में कैसे आपकी एक्शंस ली गई हैं। तो इसमें बाकी फिर से हमने आपको लिंकेजेस दिखाया है, क्योंकि एक जो टॉपिक है डिफरेंट एंगल से पूछा जा सकता है। GS1 अर्बनाइजेशन डेमोग्राफिक वल्नरेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्लाइमेट चेंज ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। GS पेपर 2 पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकल गवर्नेंस कैसे स्ट्रेंथनिंग रोल प्ले कर सकती है, कैसे इक्विटी इन सर्विस डिलीवरी कर सकती है। फिर GS पेपर 3 तो सीधा सीधा डिजास्टर मैनेजमेंट को लिंक करता है, एनवायरनमेंट को लिंक करता है, जैसे डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, क्लाइमेट चेंज एडाप्टेशन, तो ये एनवायरनमेंट के अंदर आ जाएगा। एम्प्लॉयमेंट लॉस ड्यू टू एनवायरमेंटल शॉक, ये आ जाएगा इकोनॉमिक्स के पार्ट में, इंडियन इकोनॉमी के पार्ट में, GS पेपर 3 में ही, क्योंकि ये पेपर बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। फिर GS पेपर 4 में इक्विटी का कंसर्न आ जाएगा कि अभी हीट रिलेटेड स्ट्रेस स्पेशली आपके रिच पीपल को अफेक्ट नहीं करता है। रिच पीपल अपनी सहूलियत खुद ले सकते हैं ड्यूरिंग हीट स्ट्रेस, या फिर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं अगर सफ़र करते हैं तो। लेकिन प्रॉब्लम किसको होगा? जो वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है इन अर्बन एरिया एज वेल एज इन रूरल एरिया। तो इसीलिए क्या है, गवर्नमेंट को बेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी, इंटरजेनरेशनल जस्टिस देना पड़ेगा। तो अभी हीट की वजह से किसी के फादर की डेथ हो जाती है, तो जो छोटे बच्चे हैं उसके साथ इनजस्टिस हो गया, तो उसी को कहा गया है इंटरजेनरेशनल जस्टिस। तो अगर डेथ हो गया तो इनजस्टिस हो जाएगा, तो हमें जस्टिस इंश्योर करना पड़ेगा। ओके, दूसरे जनरेशन को भी जस्टिस दिलवाना पड़ेगा, ताकि हीट रिलेटेड कॉज की वजह से उनके साथ इनजस्टिस ना हो। फिर गवर्नेंस को भी एथिकली पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी, ताकि जो ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन है उनका बेटरमेंट किया जा सके। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, अगला आर्टिकल बात करता है अबाउट बुद्धिज्म के बारे में। सो अ टेल ऑफ करेज एंड फेथ फ्रॉम द जातकास। तो जातकास अभी क्या है? ये बुद्धिस्ट आपकी लिटरेचर है या फिर टेक्स्ट है। तो जातका जो है ये स्टोरी के फॉर्म में लिखी गई है, और इसमें जो बुद्धिज्म में स्पेशली गौतम बुद्धा जी के बारे में, जो गौतम बुद्धा जी का जो प्रीवियस लाइफ है इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म, उसके बारे में मेंशन किया गया है। और जातका स्टोरी से क्या है, आपकी डिफरेंट एथिकल या फिर वर्चुअस जो आइडियाज़ है वो हमें मिलती हैं, और इससे हमें क्या है, अपना लाइफ हम कैसे और वर्चुअसली और एथिकली जी सकते हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है। क्योंकि जो आपका बुद्धिज़्म का फिलॉसफी है वो आपके ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम हम कैसे अपना जो दुख है उसको कम करके कैसे एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं थ्रू एडॉप्टिंग मध्यम मार्ग, मतलब एक बीच का रास्ता अपना के। कैसे जो लाइफ में जो भी आपके जीवन में हर्डल्स आती है, आपके जीवन में जो भी पेन आता है, सफरिंग आती है, आप हर्ट होते हैं, तो उसको कैसे हम जीते जी कैसे ठीक कर सके। क्योंकि मरने के बाद हमारा आफ्टर लाइफ क्या होगा उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस लाइफ में हम जी रहे हैं उसमें तक हम हैप्पीली जी सके, विदाउट एनी सफरिंग जी सके। तो उसके लिए आपके बुद्धिज़्म ने मध्यम मार्ग का रास्ता बताया था। तो उन्होंने दुख के आपके 3 कारण बताए थे। उन 3 कारण जो है उसको दूर करने के लिए अष्टांगिका मार्ग के बारे में उन्होंने बताया था। तो अभी ये जो भी आइडियाज़ है बुद्धिज़्म के, ये आपके GS पेपर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और GS पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगा। प्रीलिम्स में भी चीज़ें पूछी जा सकती है कि जातका स्टोरी किससे रिलेटेड है, जातका स्टोरी किसके बारे में बात करता है, प्रीवियस लाइफ्स ऑफ गौतम बुद्धा इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल फॉर्म, कि गौतम बुद्धा ने अपने प्रीवियस लाइफ में कैसे अपनी सिचुएशन को हैंडल किया था बाय एथिकल एंड वर्चुअस मीन्स, मतलब सही रास्ते अपना के। तो इसमें एक स्टोरी भी दी गई है जो जातका टेल से ही ली गई है। तो इसमें आपके एक चिड़िया का एग्जाम्पल दिया गया है कि आपके जब फॉरेस्ट में आग लग जाती है तो जो आपका बेबी कूली होता है उसके पेरेंट्स जो है वो भाग जाते हैं अपने बच्चे को छोड़ के।
लेकिन जो बच्चा है वो क्या करता है, देखता है कि वो अभी हेल्पलेसनेस में है, उसमें उसके पास कोई सहाय नहीं है, कोई मदद नहीं है, लेकिन वो पैनिक नहीं करता है उस सिचुएशन में। वो रिफ्लेक्ट करता है, इंट्रोस्पेक्ट करता है कि मैं इस सिचुएशन में ना तो मैं उड़ सकता हूँ ना मैं भाग सकता हूँ, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ, मैंने उड़ना अभी सीखा नहीं है, भागना अभी सीखा नहीं है। तो जो मेरा फेट है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, और तभी क्या होती है, जो आग है वो बुझने लगती है। इसमें लिखा है कि जो फायर है वो डाइज आउट हो जाता है। तो इसमें अभी ध्यान रखिएगा, ये स्टोरी अभी इसमें क्या दर्शा रहा है कि जो आपका सिचुएशन है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए जैसा है, दुख है सुख है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको मानिए कि हाँ मेरा सिचुएशन अभी ऐसा है। उसको लेके आपको ना तो ज़्यादा खुशी के सिचुएशन में ज़्यादा खुशी होनी है, ना पेनिक के सिचुएशन में ज़्यादा पेन आना है। आपको आपका मन में क्लैरिटी रखना ज़रूरी है, स्पिरिचुअल क्लैरिटी, कि जो दुख है टेम्पररी है, जो सुख है वो टेम्पररी है, वो दूर हो जाएगा। तो इस स्टोरी से हमें यही चीज़ें सीखने को मिलती है कि जो सच है उसका सामना हमें करना है, हमें क्लैरिटी रखनी है मन में कि लाइफ में आपके हर्डल्स है तो वो रहेंगी, आपके लाइफ में अगर सुख है तो वो भी एक दिन चली जाएंगी। तो इसीलिए क्या करना है, ना सुख में ना दुख में हमें ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, अपने जो इम्पल्स है उस पर कंट्रोल रखना है। तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है, काफ़ी अच्छी सीख मिलती है इससे। तो इसमें मेडिटेशन, ओके, अपने मेडिटेशन से अभी क्या है, अपने ब्रेन को काम रखना, अपने ब्रेन के ऊपर कंट्रोल करना, किसी भी सिचुएशन में आप रिएक्ट ना करके उसको रेस्पॉन्ड करना, अपने आप की जो क्षमता है सेल्फ रियलाइज़ करना कि जो है आपकी जो क्षमता है उसको रियलाइज़ करना, आपकी जो वीकनेस है उसको रियलाइज़ करना। उससे क्या आती है, हमारे मन में करेज आता है, हिम्मत आती है। तो करेज ये नहीं होता है कि आप किसी से लड़ ले, किसी से झगड़ ले, किसी को आप मुक्के मार के उनको हरा दे, तो वो करेज नहीं। करेज क्या है, जो आपकी परिस्थिति है उससे आप मुकाबला कर सके, उससे आप उभर सके। आप किसी भी परिस्थिति में दुखी ना हो, आप सेल्फ रियलाइज करें, इंट्रोस्पेक्शन करें, सच का सामना करें और क्लियर रहे कि जो सिचुएशन है मैं उसको कामली हैंडल कर लूँगा विथ करेज। तो वही है जो करेज है, जो सेल्फ रियलाइजेशन है। जब आप खुद से इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने माइंड में क्लैरिटी रखते हैं, सच को जानने की कोशिश करते हैं और मन को विचलित आप नहीं करते हैं, स्टिलनेस आपके अंदर रहता है। तो स्टिलनेस, कामनेस कैसे आएगा? थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन से हमें क्या प्राप्त होगी? माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, किसी चीज़ों का हम राइट व्यू देख पाएंगे और वही चीज़ें हमें क्या करेगी, फाइनली एक सुखी जीवन, सुखी मतलब एक आपका सुख ना दुख किसी का फील ना होने वाला एक जीवन, जिसमें आप क्या है, पूरे तरीके से एनलाइटेंड हो गए हैं, आपको ये चीज़ें और सता नहीं सकती है, आपको सफरिंग नहीं दे सकती है। तो इसमें कहा गया है कि द फॉरेस्ट फायर, जो अभी बताया कि ये सिंबल ऑफ दुख है, सफरिंग है। तो दुख इसमें बताया गया है, जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है, दुख ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह में है, ये रियलिटी है, इसको आपको जानना है। हम रोने बैठ जाते हैं कि इतना दुख है, हम कैसे इसको झेलें। तो दुख क्या है? रियलिटी है, वो अगर लाइफ में आ रहा है तो उसको आप क्या है, एक्सेप्ट कीजिए। सुख है उसको एक्सेप्ट कीजिए, उससे भागिए मत। तो यहाँ आपके बर्ड ने क्या किया, जो बेबी बर्ड थी वो भागा नहीं अपने सिचुएशन, डटा रहा, पैनिक नहीं किया, उसने रिफ्लेक्ट किया कि चलो ना तो मैं उड़ सकता हूँ ना मैं दौड़ सकता हूँ, ठीक है, मैं अपना जो भाग्य है, जो फेट है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो इस तरह से जब हम रहेंगे हम काम हो जाएंगे, पीसफुल हो जाएंगे, हमें जो दुख है वो लगेगा कि हमारा दुख है ही नहीं, हम बेकार की ये सोच है हमारी, हमारा रॉन्ग माइंडफुलनेस है या फिर रॉन्ग व्यू है, जिसकी वजह से हम क्या है, सफ़र कर रहे हैं। ओके, तो वही चीज़ें इसमें बताई गई है, बहुत डीप फिलोसॉफिकल है। मैं खुद भी ये जो भी फिलोसॉफी है मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है और एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी बनता है। जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी है, जो बुद्धिस्ट आइडिया है, उसको कैसे आज के समय पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो इतना ज़्यादा एनजाइटी है, डिप्रेशन है, सफरिंग है इंसान के लाइफ में, इंसान सक्सेस में अति खुश होता है, दुख में अति दुखी होता है, सुसाइड तक अटैम्प्ट कर लेता है। तो इन सभी चीज़ों को हमें छोड़ना है। और इसको हम कैसे छोड़ेंगे? जब हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन करेंगे, अपने अंदर करेज रखेंगे ट्रूथ को एक्सेप्ट करने का, स्पिरिचुअली क्लियर रहेंगे,
ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं होंगे, ज़्यादा कंज्यूमरिस्टिक नहीं होंगे, ज़्यादा डिज़ायर नहीं रखेंगे, तब क्या है, हम खुश रह सकते हैं। तो खुशी क्या है? एक मेंटल स्टेट है। चीज़ों से हमें खुशी नहीं मिलती है। मेंटल स्टेट अच्छा होना चाहिए, खुशी हर जगह में है। पाने में भी खुशी है, खोने में भी खुशी मिलेगी आपको तभी। ओके, तो वही चीज़ें इसमें मेंशन की गई है। तो जिस तरह से हम गीता में गीता सार में पढ़ते हैं ना, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम इस शरीर के हो, यह शरीर 5 तत्व पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि से मिलकर बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा अजर अमर है जो ना पैदा होती है ना ही मरती है। तो हमें इतना डरना क्यों है लाइफ से? ओके, जो मिला सही है, जो ना मिला फिर भी सही है। बस अपना जो कर्म है उसको करते जाना है, सही कर्म करना है, लाइफ को लेके राइट व्यू रखना है, राइट माइंडफुलनेस रखना है। और ये चीज़ें क्या है, एक दिन में नहीं आएंगी, इसके लिए आपको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना होगा। ओके, हम बुद्धाहुड को तो अटेन नहीं कर सकते हैं, और कोई अगर ज़्यादा कोशिश करे तो अटेन भी कर ले, लेकिन हमें जो शिक्षा दी गई है, जो फिलॉसफी हमारे देश में ही आपकी ओरिजिन हुई है, उससे हम क्या है, अपने लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, अपने लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, और दुख से हम सफरिंग से मुक्त हो सकते हैं। ना खुशी हमें ज़्यादा दबा सकेगी, ना दुख हमें ज़्यादा दबा सकेगा। खुशी भी हमें दबाती है, खुशी में हम कुछ भी करते हैं, झूमने नाचने लगते हैं, वही खुशी जब चली जाती है तो हम दुख को फील करने लगते हैं। तो इसीलिए क्या है, खुशी और दुख दोनों को ही क्या करना है, मॉडरेट देखना है, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। दोनों ही आएंगी और जाएंगी, क्योंकि जीवन ही हमारा क्या है, स्थिर नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये खत्म होने वाला है। तो इसीलिए जितने दिन हम जिए उसमें क्या है, जितने दूर हो सके हम मॉडरेट हमें रहना है, ना ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा दुखी होना है, उसके बीच का रास्ता अपनाना है, जो सच है उसको एक्सेप्ट करना है। ओके, सेल्फ रियलाइज़ करना है अपनी गलती को। जो आप कोई गलती करता है तो वो रियलाइज़ ही नहीं करता है, तो उसको रियलाइज़ करना है। ओके, तो आपको क्या है, पूरा जो लाइफ है वो एकदम पानी की तरह साफ दिखेगा और एकदम क्लियर नीट रहेगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट क्लाउड बर्स्ट। तो ये भी एक ज्योग्राफी का ही फेनोमेना है जो क्लाइमेटोलॉजी में हम पढ़ते हैं। तो हाल ही में क्लाउड बर्स्ट देखा गया। तो एक पर्टिकुलर जगह में सडनली बहुत ज़्यादा रेनफॉल होना, और उसके वजह से उस एरिया में आपके फ्लैश जो फ्लड आना, उसी को कहा जाता है क्लाउड बर्स्ट। और क्लाउड बर्स्ट हमें ज्योग्राफी के लिहाज से देखें तो एक ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, और इस ज्योग्राफिकल फिनोमेना की वजह से क्या होता है, डिजास्टर क्रिएट होता है। तो आज के समय पे, करंट समय पे क्लाउड बर्स्ट का जो आपका फिनोमेना है वो ज़्यादा देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसके पीछे भी क्लाइमेट चेंज, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग ही जिम्मेदार है, जो क्या कर रही है, आपके जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो यूजुअली आपके क्या होता है, कोल्ड सीजन में आता है, अप टू फरवरी तक रहता है, जो आपके मेडिटेरेनियन सी से आपके वेस्टर्ली विंड उसको नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रेन करवाती है। तो अभी ये देख सकते हैं कि आप मार्च अप्रैल में भी ये देखा गया है। तो इसका रीज़न क्या है, क्लाइमेट चेंज है। तो इसके वजह से क्या है, जम्मू कश्मीर में फ्लड आई है। तो अभी सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कल आप जब सिविल सर्वेंट बनेंगे तो आपको डिजास्टर टेकल करना होगा। इसी के लिए आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का पेपर है इन जीएस पेपर 3। तो आपको अभी समझना होगा कि आप एक एरिया में है, उसमें क्लाउड ब्रस्ट हो गया और बहुत ज़्यादा फ्लड आ गई है, तो उस सिचुएशन को कैसे टेकल करेंगे, कैजुअलिटीज़ को कैसे कम करेंगे, जो पीपल इंजर्ड हो गए हैं उसको कैसे टेकल करेंगे। तो उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये मेंस के लिहाज से एज वेल एज प्री के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लाउड बर्स्ट क्या है, प्री के लिहाज से पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज। मेंस में आपके जीएस पेपर 1 में पूछा जा सकता है अबाउट क्लाउड बर्स्ट फेनोमेना, इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। जीएस पेपर 3 में क्लाउड बर्स्ट से जो डिजास्टर क्रिएट होगा उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है एनाबलिंग लेजिस्लेशन, नॉमिनेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी टू लोकल बॉडीज इन अ पायोनियरिंग मूव्स। तो अभी हाल ही में तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट समय पे, तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इंक्लूसिव पॉलिसी लेती है। तो अभी क्या पॉलिसी लिया है, तो तमिलनाडु ने जो अर्बन लोकल बॉडीज एक्ट है तमिलनाडु का और पंचायत एक्ट है उसको अमेंड करके
जो पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटी होता है, एक्चुअली डिसेबिलिटी थोड़ा डेरोगेटरी टर्म हो जाता है, तो जो पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटी होता है उनके लिए क्या है, नॉमिनेशन की व्यवस्था की है कि जो लोकल बॉडीज है आपकी, वो चाहे टाउन कमिटीज हो या फिर आपके विलेज पंचायत हो, तो उसमें क्या करना है, जो पर्सन विथ स्पेशल एबिलिटी है उनको नॉमिनेट करना है, उनका रिप्रेजेंटेशन को एंश्योर करना है। तो देख सकते हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंक्लूसिव है, इन आपके पॉलिटिकल सेक्टर में इंक्लूसिव डेवलपमेंट को दर्शा रहा है। तो जो लोग पॉलिटिकल जिन ग्रुप को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है और नॉमिनेशन के जरिए उनका रिप्रेजेंटेशन अगर इंश्योर किया जाता है, तो वो लोग क्या कर सकेंगे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन लेके सोसाइटी में ऐसे पॉलिसीज बना सकेंगे जिससे सोशियो इकोनॉमिक जो इनजस्टिस है उनको दूर किया जा सकेगा। तो इसका अभी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट से देखें, अगर फंडामेंटल राइट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें पार्ट 3 के, तो आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है, तो इसमें इक्वालिटी देखी जा रही है। आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, तो इसमें नॉन डिस्क्रिमिनेशन देखा गया है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस के बारे में बात करता है, तो इसमें पब्लिक असिस्टेंस दिया गया है बाय गवर्नमेंट टू नॉमिनेट पर्सन विद स्पेशल एबिलिटी इन पंचायत। आर्टिकल 46 कहता है कि प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। तो अभी जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिला है तो एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट किया जा सकेगा थ्रू डिसीजन मेकिंग बाय द पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है। ओके, तो इसी के साथ और एक आपका एक्ट भी है, राइट्स ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016। तो इसके बारे में भी आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑलरेडी स्टेट पीसीएस एपीएससी में ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था, इसके प्रोविजंस पूछे गए थे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो बाकी जो भी प्रोविजंस है आप इसको एक बार पढ़िएगा, तो प्री और मेंस के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो अभी आप जैसे वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो उसमें कहीं पासिंग रेफरेंस में आप इन चीज़ों को जिक्र कर सकते हैं कि स्टेट जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट है वो कैसे आपके डिफरेंट मेजर्स ले रही है। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले भी क्या है, ट्रांसजेंडर पर्सन के डेवलपमेंट के लिए भी डिफरेंट इनिशिएटिव ले चुका है और ले रहा है, तो इसीलिए क्या है, ये बहुत ही सराहनीय है और इसको आप केस स्टडी की तरह भी मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल में। नेक्स्ट है स्टेट पुश लेबर रिफॉर्म्स। तो अभी ध्यान दीजिएगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ा जो हमारे देश में इशू है वो क्या है, आपके लैंड लॉ को लेके, लेबर लॉ के रिफॉर्म को लेके है। तो लैंड और लेबर में रिफॉर्म लाना ज़रूरी है। जो स्ट्रिक्ट आपके लेबर लॉज है उसके वजह से क्या होते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। जैसे अभी आपके डिफरेंट लॉ के तहत आपका ये ज़रूरी है कि लेबर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपके जो इन्वेस्टर्स है वो आपके उनका क्रिमिनलाइजेशन हो अगर लेबर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट ना किया तो उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। ओके, फिर आपके इंडस्ट्रियल पीस के लिए जो आपके जो वर्कर का स्ट्राइक लॉकआउट्स का प्रोविज़न रहता है लेबर लॉ में, उसको मॉडरेट किया गया है। फिर डिफरेंट जो क्रिमिनलाइजेशन का प्रोविज़न था उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है। अगर लेबर वेलफेयर नहीं करती है कोई इंडस्ट्री तो उनको क्रिमिनलाइज ना करके उनके ऊपर पेनल्टी लगा सकते हैं ताकि वो चीज़ों को मान के चले। लेकिन क्रिमिनलाइज कर देने से क्या होता है, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है या फिर जो इन्वेस्टर्स है वो डरते हैं। फिर फ्लेक्सिबल हायरिंग होना चाहिए, उसके लिए भी मेंशन की गई है। तो फिर आपका जो इजी ले ऑफ होता है कि इंडस्ट्री को जब आपकी वर्कर्स की ज़रूरत ना हो, जो परमानेंट वर्कर्स है उनको नहीं, जो आपके नॉन परमानेंट वर्कर्स को लेते हैं तो उनको, ताकि आपके बूम के इकोनॉमिक बूम के समय इजीली लेबर को हायर कर सके और जब आपका रिसेशन का पीरियड हो तो ले ऑफ भी कर सके। ध्यान रखिएगा टेम्परेरी जो वर्कर है उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि लेबर का या फिर वर्कर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है और इंडस्ट्रियल जो आपका इकोसिस्टम है उसको भी प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। एक विन विन सिचुएशन रखना ज़रूरी है, उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सभी चीज़ों में अगर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। कैपिटल वो चाहे आपका डोमेस्टिक कैपिटल हो या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, वो
हम जितना डिज़ायर करते हैं उतना नहीं आएगा, तो उसको ठीक करना ज़रूरी रहेगा। उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो लैंड रिफॉर्म, लैंड लॉ में रिफॉर्म, लेबर लॉ में रिफॉर्म, ये सभी चीज़ें लानी ज़रूरी रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है मार्जिनलाइजेशन ऑफ इंग्लिश इज नॉट स्मॉल मैटर। तो इसमें अभी स्पेशली जो एनईपी है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका क्रिटिसिज्म में ये आर्टिकल आया है। तो एनईपी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, जिसको कस्तूरी रंगन कमेटी के सजेशन के बाद लाया गया, तो उस जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये मेंशन है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला को अडॉप्ट करना है। और इस 3 लैंग्वेज फार्मूला की वजह से क्या है, जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है और तमिलनाडु की गवर्नमेंट है, इनके बीच में एक टसल चल रहा है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को इम्पोज करना चाह रही है ऑन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट। और उसके वजह से क्या होगा, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है, स्पेशली साउदर्न स्टेट्स और स्पेशली उसमें भी पर्टिकुलरली तमिलनाडु, तो तमिलनाडु रेजिस्ट कर रही है कि हमारा जो टू लैंग्वेज फार्मूला है, तमिल फॉर रीजनल आइडेंटिटी, फॉर कल्चरल इंटीग्रेशन एंड इंग्लिश फॉर ग्लोबल कंपटीशन, तो क्यों हम तीसरा लैंग्वेज को अपनाएं? क्योंकि 2 लैंग्वेज पढ़ने में ही स्टूडेंट को क्या है, बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। अगर 3 लैंग्वेज हो जाएगा तो उससे स्टूडेंट का जो पढ़ाई है उसमें भी हैम्पर होगा, अच्छे से सीख नहीं पाएंगे, ओवरबर्डन होंगे। तो 2 लैंग्वेज सीख रहे हैं तो वही ठीक है। अगर तमिल, इंग्लिश और उसकी जगह हिंदी भी आ जाए तो आपका क्या होगा, इंग्लिश जैसा लैंग्वेज आपका मार्जिनलाइज हो जाएगा। वही चीज़ें इसमें कही गई है और हिंदी का जो डोमिनेंस है वो बढ़ेगा। तो अभी तमिलनाडु का खुद का क्या है, आपका संगम लिटरेचर है। तमिल खुद में एक क्लासिकल लैंग्वेज है, एक पुराना लैंग्वेज है। तो उससे उसको संजोने के लिए तमिलनाडु ने बहुत या फिर वहाँ के पॉपुलेशन ने बहुत सारी दिक्कतें झेली है। तो इसीलिए जो आपका 2 लैंग्वेज फार्मूला है, तमिलनाडु उसी पे अभी अड़ी हुई है और वो आपके 3 लैंग्वेज फार्मूला को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। लेकिन इसमें भी क्या है, उनका खुद का आपका लॉजिकल या फिर जस्टिफाइड आर्ग्यूमेंट है। तो बहुत दूर तक सही है ये। ओके। और कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, आपके लिंग्विस्टिक फेडरलिज्म को दर्शाता है, डिफेंस करता है। वो चाहे आपका शेड्यूल 8 हो, जिसमें 22 लैंग्वेज को शेड्यूल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी आपका आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच में ऑफिशियल लैंग्वेज चूज करने का राइट भी दिया गया है। और आर्टिकल 29 एंड 30 आपके जो लैंग्वेज का जो क्या कहें मल्टीकल्चरलिज्म है उसको प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करता है। तो प्रमोशन ऑफ वन नेशन वन लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल के साथ इसका कन्फ्लिक्ट देखा गया है। तो उस हिसाब से जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है बहुत दूर तक सही है। ओके, तो वही चीज़ें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आर्टिकल में दर्शाया गया है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि लैंग्वेज को लेके जो सेंटर स्टेट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीच बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इन जनरल सेंटर स्टेट के रिलेशन में कौन कौन सी दिक्कतें हैं, जैसे गवर्नर का रोल को लेके दिक्कत है, लैंग्वेज को लेके दिक्कत है, फिर आपका आर्टिकल 356 को लेके एक दिक्कत है। ओके, फिजिकल शेयर को ले, जो आपका जो फिजिकल डेवोल्यूशन है उसको लेके एक दिक्कत है, हायर एजुकेशन को लेके एक दिक्कत है। तो ये सभी चीज़ें क्या है, आपके हमारे सेंटर स्टेट रिलेशन में या फिर फेडरलिज्म में कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है। तो इन कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना ज़रूरी है अगर देश को विकास प्राप्त करना है तो। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है बियॉन्ड स्लोगन्स नाउ प्लीज। तो ये आर्टिकल बात कर रहा है कि विकसित, अब देख सकते हैं इस फोटो में कि विकसित भारत 2047 के बारे में लिखा है कि जो विकसित भारत है 2047, उसको बनने के लिए सिर्फ हमें रेटोरिक इस्तेमाल करने से नहीं होगा, सिर्फ बात से हम या फिर बड़े बड़े स्लोगन से हम विकसित भारत नहीं बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विकसित भारत, अमृतकाल, तो उनको इसमें क्रिटिसाइज किया गया है। मतलब जो स्लोगन है उसको क्रिटिसाइज किया गया है कि सिर्फ हम बात से देश को डेवलप नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें रियलिटी को चेक करना होगा। उसके लिए जो हमारी आज की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसकी जो डेटा है, स्टेटिस्टिक्स है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो बहुत सारी दिक्कतें हैं कि एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश में बढ़ा हुआ है और ऊपर से जो अनएम्प्लॉयबिलिटी का इशू है वो भी बढ़ा हुआ है।
फिर स्किल की कमी है, फिर जो आपके इन्वेस्टमेंट है उसका क्लाइमेट आपका बिगड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ ओवर रेगुलेशन एंड बिकॉज ऑफ डिफरेंट ग्लोबल फिनोमेना लाइक रशिया यूक्रेन वार, इजराइल पैलेस्टाइन वार, टैरिफ वार बाय यूएसए। तो इन सभी सिचुएशन में हमें क्या करनी है, रियलिस्टिक पॉलिसी लेनी है और हमें ये सोचना है कि 2047 तक हम विकसित भारत बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो दूर में है, लेकिन आपका 2030 तक हम जो हमारा जीडीपी का ग्रोथ रेट है उसको हम बढ़ा पाएंगे या नहीं। तो टुकड़ों टुकड़ों में हमें चीज़ों को सोचना है, हर चीज़ों को पीस बाय पीस हमें उसको सोचना पड़ेगा, जो प्रॉब्लम है उसको दूर करना पड़ेगा। अभी के जैसे 5 साल का टारगेट में क्या हम जीडीपी को ग्रोथ कर सकते हैं, क्या जीडीपी के ग्रोथ में कौन से दिक्कतें हैं, आपका डीरेगुलेशन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करना है, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस है उनको ठीक करना है, गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना है, सब्सिडी लीकेज को कम करना है, रेवेन्यू लॉसेस को कम करना है। तो उन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो ये आर्टिकल जो है बड़ा प्रैक्टिकली लिखा गया है और इसमें ये सुझाव दी गई है कि हम विकसित भारत बनने के लिए ओके छोटे छोटे या फिर टुकड़ों में हमें चीज़ों को बांटना पड़ेगा, जैसे 5 साल 10 साल, और उसमें हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा जो गोल है विकसित भारत और $30 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना, उसके लिए हम सीधा जो मेन गोल है उसमें फोकस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी क्या है, आपका जो वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी है या डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो बहुत अनसर्टेन रहती है। अभी आप डोमेस्टिक लेवल पे तो डिफरेंट पॉलिसी ले लेंगे, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो अनसर्टेनिटीज चल रही है वो तो हमारे हाथ में नहीं है। उसके वजह से जो आपका इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस करेंगे उसको हम कैसे टेकल करेंगे, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये आर्टिकल बड़ा अच्छा इंसाइट प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें हमें क्या है, आपका सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को कैसी पॉलिसीज़ बनानी है, इंटरनेशनल लेवल में जो चैलेंजेस है उसमें हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों का आपको इंसाइट इसमें मिल जाएगा। तो इसीलिए आपके ऐसे राइटिंग में हो या फिर जीएस पेपर 2 आईआर के पर्सपेक्टिव से हो, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से हो, इंटरनेशनल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से हो, इंपॉर्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है हार्ट फेल्ट इज प्रॉफिटेबल। तो ये जो आर्टिकल है ये आपके एक हमें सिलेबस में एक टॉपिक हमें दिखता है, वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अभी या फिर कॉर्पोरेट एथिक्स, ये जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 2 गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस पेपर 4 एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और जीएस पेपर 3 कॉम्पैशनेट कैपिटलिज्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसमें स्पेशली ये कहा गया है कि जो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा एनवायरनमेंट को, सोसाइटी को, ताकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाए, और कॉर्पोरेट गुड गवर्नेंस में ताकि जो स्कैम है, लॉस है, उसको कम की जा सके। फॉर एग्जांपल जैसे यस बैंक राणा कपूर स्कैम, नीरव मोदी स्कैम, विजय माल्या स्कैम, फिर हर्षद मेहता स्कैम। तो इतने सारे स्कैम अगर रहेंगे तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर क्या है, जो ट्रस्ट है वो इरोड हो जाएगा और जो इन्वेस्टर्स है वो डरेंगे, जो इकोनॉमी का माहौल है वो खराब हो जाएगा। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस को डेवलप करना है, और जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर जो भी प्रोडक्ट्स बनाती है वो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल होना चाहिए। एनवायरनमेंट को डैमेज करके अगर प्रॉफिट कमाते हैं तो उससे क्या है, लॉस झेलना पड़ेगा इन फ्यूचर में, डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। और सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोसाइटी में इंक्लूसिविटी लानी जरूरी रहेगी। जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है डिफरेंट कॉर्पोरेट्स का, जिनको 3 साल का जो प्रॉफिट है उसमें से 2% जो प्रॉफिट है उसको आपके सोशल सेक्टर में खर्चे करने होते हैं, जैसे एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, सैनिटेशन में हो, ओके, स्पोर्ट्स में हो। तो ताकि क्या किया जा सके, सोसाइटी में भी डेवलपमेंट लाई जा सके। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इकोनॉमी के साथ ही एनवायरनमेंट और सोसाइटी के साथ लिंक करके देखना जरूरी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में पूछा जाते रहता है। ओके, तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको क्या करूँगा, सिर्फ समरी ही बताऊँगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टॉपिक लेते हैं और इसीलिए लेते हैं क्योंकि सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर थोड़ा सा समरी बताएंगे तो बाकी चीज़ें तो आप समझ पाएंगे ही। ओके, तो इसमें बाकी जो भी आपकी जैसे हमें हमारा नेट ज़ीरो का गोल है,
क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन है। तो इसमें क्या करना है, जो आपके कॉरपोरेट सेक्टर है उनको भी स्टेवर्डशिप, मालिकाना हक लेना होगा, उनको भी रेस्पॉन्सिबली इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडियन साइंटिस्ट प्रपोज टू डेवलप वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट चिप। तो अभी चिप क्या है, ये हार्ट एंड सोल है ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो। तो उसके लिए अभी क्या है, इंडिया का जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है या फिर चिप प्रोडक्शन है उसमें हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं। तो चिप मैन्युफैक्चरिंग में आपके जो आगे बढ़े हुए देश है जैसे ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है, अमेरिका है, तो ये देश आगे है। तो हमें भी अपना अगर जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को अगर डेवलप करना है, मोबाइल हो, लैपटॉप हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ड्रोन हो, तो उसके लिए क्या करना है, पहले तो हमें चिप मैन्युफैक्चरिंग करना है, चिप में सेल्फ रिलायंट बनना है। तो इसीलिए क्या है आपके जैसे आप सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट देख सकते हैं बाय गवर्नमेंट। एक सेमीकंडक्टर प्लांट आपका गुजरात में एस्टेब्लिश किया गया है और एक असम के मोरीगांव में। तो उसमें अभी क्या है, जो आपका IISC है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो बेंगलोर में अवस्थित है, तो उन्होंने गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दी है कि एक वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट चिप को डेवलप किया जाना है। तो अभी गवर्नमेंट इस पे डिस्कशन कर रही है, ये अंडर डिस्कशन है। अगर ग्रीन सिग्नल मिलता है तो ये चिप डेवलप किया जाएगा और उससे क्या है, हमारा जो डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम है, ओके, मेक इन इंडिया फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो और उसमें बढ़ावा हमें मिलेगा और हम टेक्नोलॉजी में, आपके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में सेल्फ रिलायंट बन सकेंगे। तो इसमें इकोनॉमी में, हमारे टेक्नोलॉजी में, हेल्थ में, एजुकेशन में, स्ट्रैटेजिक सेक्टर में, सिक्योरिटी में, हर सेक्टर में क्या होगा, डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो उन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। कोई भी डेवलपमेंट आती है तो उसको आप क्या है, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिजास्टर मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना ज़रूरी रहता है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में इन जनरल ही पूछा जाएगा। सीधा सेमीकंडक्टर चिप कैसे बनता है, ओके, वो नहीं पूछा जाएगा आपको। बाकी जो स्कीम है वो प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है और मेंस में आपका जब लिखेंगे आप आंसर, तो उसमें आपको क्या जवाब देना पड़ेगा कि डिफरेंट स्कीम जो गवर्नमेंट ने ली है, स्टेप्स टेकन में लिखना ज़रूरी रहेगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है दोज सीकिंग रिफॉर्म्स इन इंडिया प्रोबेबली रिक्वायर्स अ रियलिटी चेक। तो अभी रिफॉर्म के लिए इंडिया में, स्पेशली इकोनॉमिक रिफॉर्म के लिए, हमें रियलिटी चेक करना है, मतलब हम कौन से दिशा में लैग कर रहे हैं इंडिया में, उसको देखना ज़रूरी है। 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म लिया गया, इसमें आप PV नरसिम्हा राव जी को देख सकते हैं, देन PM 1991 के, और देन फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। तो इन्होंने बहुत ही हिस्टोरिकल रोल प्ले किया था 1991 में थ्रू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसमें LPG लाई गई देश में और इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, और तब से हमारा देश का जो ग्रोथ रेट है वो लगातार 6 से ऊपर हमें देखने को मिला है। तो आज के समय पे अभी 6 पे ही लटका हुआ है, तो 6-7 ऐसे में, तो उसको बढ़ाना है तो हमें रियलिटी चेक करना पड़ेगा। तो रिफॉर्म लाने के लिए अभी जो प्रॉब्लम्स है उसको टेकल करने पड़ेंगे। जैसे डीरेगुलेशन का बारे में बार बार जिक्र हो रहा है, इवन इकोनॉमिक सर्वे जो लेटेस्ट है उसमें भी मेंशन किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ध्यान देना पड़ेगा, लॉजिस्टिक्स में ध्यान देना पड़ेगा, स्किलिंग में ध्यान देना पड़ेगा, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस है उसमें ध्यान देना पड़ेगा, सब्सिडी लीकेजेस में ध्यान देना पड़ेगा, ताकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटा के हम कैपिटल एक्सपेंसेस करके आपका सोसाइटी में, इकोनॉमी में वेल्थ क्रिएट कर सके। स्किल डेवलपमेंट करना होगा, एजुकेशनल ओवरहोलिंग करनी पड़ेगी, हेल्थ डेवलपमेंट करना पड़ेगा, तभी क्या है हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। द जस्ट अ मिनट, ये आर्टिकल बात कर रहा है, तो ये टाइटल अब हम छोड़ देते हैं कि द सबटल आर्ट ऑफ इन्फ्लुएंस। तो इसमें स्पेशली इंडिया सॉफ्ट पावर के बारे में बात किया गया है। तो अभी सॉफ्ट पावर क्या होता है, एक इन्फ्लुएंसिंग पावर होता है जिसमें हम अट्रैक्शन के जरिए दूसरे देश को इन्फ्लुएंस करते हैं, ना कि कोवर्शन के जरिए या फिर किसी को खरीदने की कोशिश करते हैं बाय पेमेंट। तो लोग क्या है हमसे, हमारे जो कल्चर है, जैसे आपका इंडिया का एंशियंट सिविलाइजेशन है, वेदा है, आयुर्वेदा है, योगा है, और फिर हमारा आपका अद्वैतवाद का फिलोसफी है, सूफीज़्म है, बुद्धिज़्म है, फिर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है विथ डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म, फिर बॉलीवुड है,
क्रिकेट है, तो ये क्या है, हमारा सॉफ्ट पावर है। फॉर एग्जाम्पल जैसे यूएसए का हॉलीवुड क्या है, सॉफ्ट पावर है। मैकडोनल्ड्स क्या है, सॉफ्ट पावर है। साउथ कोरिया का जो कोरियन पॉप है, कोरियन ड्रामा है, वो सॉफ्ट पावर है। तो उसी तरह से क्या करना है, हमारा जो सॉफ्ट पावर है उसके जरिए हमें क्या करना है, डिफरेंट देशों को अट्रैक्ट करना है और अच्छी रिलेशन बनानी है, ताकि हम क्या कर सके, डिप्लोमेटिक लेवल पे एक दूसरे देशों से जुड़ सके। फॉर एग्जांपल साउथ ईस्ट एशियन रीजन में बहुत सारे देश बुद्धिस्ट फॉलोअर्स है, तो अभी बुद्धिज्म का सर्च इंडिया से हुआ, इंडिया से ही स्प्रेड हुआ, तो उन देशों को हम क्या है, बुद्धिज्म के जरिए जोड़ सकते हैं। तो एक कल्चरल रिलेशन हमारा बनेगा। तो जिस देश से कल्चरल रिलेशन बहुत स्ट्रांग बन जाता है, उससे हमारा इकोनॉमिक रिलेशन, एजुकेशनल रिलेशन और एनी सॉर्ट ऑफ रिलेशन अच्छा हो जाता है। तो कैसे हम सॉफ्ट पावर के जरिए डिफरेंट नेशन से अपना रिलेशन ठीक कर सकते हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल बेनिफिट गेन कर सकते हैं, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ध्यान रखिएगा, सॉफ्ट पावर क्या है, इसके बारे में पूछा जा सकता है। सॉफ्ट पावर के जरिए हम कैसे डिप्लोमेटिक लेवरेज ले सकते हैं, वैसे क्वेश्चन बन सकती है प्री में, मेंस में। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है न्यू फाइनेंशियल क्राइसिस, लेसन ऑफ पास्ट अनलर्नड। तो क्या नया फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया है, तो डेट का एक नया फाइनेंशियल क्राइसिस देखा गया है। अभी आप उसमें देखें तो गवर्नमेंट के ऊपर जो डेट है, मतलब उधार है, ओके, जो जिसको पब्लिक डेट कहा जाता है, क्योंकि उसको चुकाना तो पब्लिक के पैसे से ही है, थ्रो टैक्स के पैसे से ही है। फिर कॉरपोरेट के पास जो डेट है, जो आपके कॉरपोरेट सेक्टर जो उधार लेके रखी है, देश के अंदर हो या देश के बाहर हो। फिर हाउस होल्ड जो है, वो अपने कंजम्पशन के लिए जो डेट लेके रखे हैं, वो चाहे हाउस लोन हो या फिर आपका व्हीकल का लोन हो। तो अभी देश में आप देख सकते हैं कि जो इनकम है वो घटते जा रहा है, जीडीपी ग्रोथ घटते जा रहा है, इंटरनेशनल लेवल में जो इकोनॉमी का माहौल है वो भी बहुत ग्रीम है। तो इसके वजह से क्या है, डेट ओवरहैंग का प्रॉब्लम आ रहा है और जितने डेट लिए हैं वो सर्विसिंग करना, वापस लौटाना अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। तो इससे क्या है, अब जो यूएसए में सब प्राइम क्राइसिस देखा गया था 2008 में, जिससे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, तो वैसी एक प्रॉब्लम क्या है, इन फ्यूचर देखी जा सकती है। तो इसीलिए क्या करना है, देश को डेट सस्टेनेबिलिटी के, जीडीपी को डेवलप में, जीडीपी के डेवलपमेंट में, इकोनॉमिक आपके एम्प्लॉयमेंट में, ओके, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में ध्यान देना ज़रूरी रहेगा। ओके, लेबर लॉज में रिफॉर्म लाने ज़रूरी रहेंगे, मिनिमम वेजेस को सेटल करना ज़रूरी रहेगा। तो ये सभी चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट आपके सोलर सेल के बारे में। तो सोलर सेल में जो आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, तो अभी सोलर सेल यूज़ क्यों किया जाता है, ताकि हम रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, सोलर सेल में जो एलिमेंट्स यूज़ होती है, जो मटेरियल्स यूज होता है, उससे क्या होता है, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन देखे जाते हैं। तो अभी ये जो पोल्यूशन है उसको हमें टेकल करना जरूरी रहेगा, जो भी सोलर सेल से हम इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो उसमें जो भी एनवायरनमेंट के ऊपर नेगेटिव असर हो सकता है आफ्टर एंड ऑफ लाइफ ऑफ सोलर सेल, तो उसको हम कैसे टेकल करेंगे। क्योंकि इन सोलर सेल से क्या है, आपकी लेड जैसे हैवी मेटल्स पोल्यूशन होते हैं, जिससे ह्यूमन हेल्थ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ सकता है और लोग बीमार पड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जापान में मीनामाटा डिजीज देखा गया था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो उस तरह से क्या है, आपके डिफरेंट जो रिन्यूएबल एनर्जी में इस्तेमाल होने वाली जो कंपोनेंट्स है, जैसे ईवी में अभी आपका जो भी क्रिटिकल मिनरल्स यूज़ होता है, तो इनका जो आपका एनवायरनमेंट में अगर डिस्पोज किया जाए इसका लाइफ टाइम ख़त्म होने के बाद, तो एनवायरनमेंट में वो अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसी से हमें ये अभी जानना ज़रूरी है कि जो अभी हम रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो भी इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे जो पोल्यूशन हो सकता है उसको हमें क्या करना है, टेकल करना ज़रूरी है। जो भी मटेरियल है उनको रिसाइकल करना, अच्छी तरीके से डिस्पोज करना ज़रूरी रहेगा, ताकि हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो, रिन्यूएबल एनर्जी भी हमें मिले और एनवायरनमेंट का हार्म भी ना हो। तो उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे डिफरेंट आर्टिकल के साथ, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और क्षमा कीजिएगा कि मैं हर आर्टिकल आपको खोल के नहीं बता पाता हूँ, रीज़न बिंग कि मैं सिर्फ समरी बताने में ही मुझे 1 घंटा लग जाता है सारे आर्टिकल का, और पूरा अगर समझाने लग गया तो ये 4-5 घंटे लग जाएंगे इसमें।
तो इसीलिए हम क्या है अपने जो भी प्रिपरेशन है इसमें आपको क्या करते हैं, आर्टिकल का समरी बताते हैं, लेकिन आर्टिकल का पूरा जो आपका टॉपिक है, जितना पॉसिबल हो सके उतना नोट्स हम आपको फ्रीली टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो। और हम ये मान के चलते हैं कि आप का फाउंडेशन स्ट्रांग है। अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो नहीं है तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, फिर भी आप कंटिन्यू रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीज़ें। ओके, तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। बाकी हम क्लासरूम में हर सब्जेक्ट को डिटेल में पढ़ाते हैं। लाइक आपका वो जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, आर्ट एंड कल्चर हो, सोसाइटी हो, जीएस पेपर 2 में पॉलिटी हो, फिर आपका आईआर हो, गवर्नेंस हो, जीएस पेपर 3 में आपका इकोनॉमी हो, एनवायरनमेंट हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, या फिर आपका जीएस पेपर 4 में एथिक्स हो, या फिर जीएस पेपर 5 जो असम स्पेसिफिक है फॉर एपीएससी, उसमें जो जितना भी हम पढ़ा सकते हैं सभी चीज़ें हम क्लासरूम में फाउंडेशनल कोर्स में पूरा बारीकी से पढ़ाते हैं। ओके, तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कुछ डाउट हो तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।